विद्यार्थी मित्रों, हम मनोविज्ञान का छठा चैप्टर मनोविकृतियाँ पाठ पढ़ रहे हैं। बेटा आप वीडियो देखो तो ओके लिखो और पांचवें पाठ का स्वाध्याय बाकी है वो उसका फोटो भेजो और ओके लिखो, ठीक है। तो हमारा बाकी था मनोवैज्ञानिक मॉडल से हमने व्यवहार तक हमें जीवन मॉडल तक हमने ख़त्म किया था कल। और ये दूसरे पहले वीडियो में, अब दूसरे वीडियो में हम मनोवैज्ञानिक मॉडल से पढ़ेंगे। असामान्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के कारण आघातजन्य अनुभव, जीवन के पूर्व सालों के अनुभव आदि का अध्ययन मनोविज्ञान मॉडल में किया गया है। सामान्य व्यवहार को समझने के फलस्वरूप अलग अलग विचारधारणा मनोवैज्ञानिक में अस्तित्व में आई है, जिसे मुख्य मॉडल निम्नानुसार है। देखो उसमें ये मनोविश्लेषणात्मक मॉडल, व्यवहारिक मॉडल, ज्ञानात्मक मॉडल, मानववादी मॉडल, अंतःवैयक्तिक मॉडल। तो हम पहले पढ़ेंगे मनोवैश्विक मॉडल के बारे में। तो मनोवैश्विक मॉडल डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड की विचारधारा पर आधारित है। उन्होंने अपने चिकित्सात्मक अनुभव के आधार पर विचारधारा दर्शाई है। इस मॉडल के महत्व ख्यालों का ज्ञान प्राप्त करेंगे। तो उसमें पहला है चेतना और अचेतना। तो हम देखते किसी को तुरंत चेतित हो जाते और किसी का मन चेतित होता नहीं है। तो उसमें मैंने ये आकृति बनाई है कि चेतना, तो ये जो खाली जगह है तो उसे चेतना कहते हैं, और जो ये है तो चेतन मन कहते हैं। तो उसका मन चेतन नहीं होता है। तो विचार करना, चेतना माने विचार करना, जल्दी विचार कर लेते, और अचेतना माने विचार न करना। तो फ्रॉइड के अनुसार सामान्य व्यवहार के लिए अचेतन मन के दमित इच्छाएं, संवेग और दुख अनुभव जिम्मेदार है। उन्होंने दर्शाया कि चेतन मन और अचेतन मन और अचेतन मन के संघर्ष व्यक्ति को सामान्यता की ओर ले जाते। चेतन मन में ऐसी घटना का अनुभव का अंकन को चुका होता है जो व्यक्ति के लिए चुनौती, दुख या अपमानजनक होते हैं। सामाजिक और नैतिक तौर पर स्वीकार्य नहीं होता। वैसी हर एक इच्छाओं और संवेग चेतना मन में होते हैं। अचेतन मन की बातों में व्यक्ति जागृत नहीं होता है। देखो चेतना मन, तो उसके अंदर व्यक्ति की हर एक इच्छाएं होती है, बराबर। तो मेरे को ये वस्तु चाहिए, ये मेरे को बनाना है। आपके पापा होंगे तो उनको काम पे जाना है, काम पे मेरे को ये आज काम पूरा करना है, और मैं अच्छा काम करूं तो मेरे को एक बंगला लेना है, गाड़ी लेनी है, कुछ भी लेना हो तो उसे चेतन मन से ही कर सकते। पर अचेतन मन होता है, वो कुछ विचार सकता नहीं है। सिगमंड फ्रॉइड ने चेतन और अचेतन मन को सरलता से समझने के लिए बर्फशिला का उदाहरण दिया है। जैसे समुद्र में तैरने वाली बर्फशिला का बहुत कम भाग पानी में सपाटी के बाहर दिखाई देता है, जबकि बड़ा भाग पानी की सपाटी के अंदर होता है। पानी के अंदर की बर्फशिला के भाग को अचेतन मन और ऊपरी तैरने वाले थोड़े से भाग को चेतन मन के रूप में दर्शाया गया। चलो बर्फशिला है, यानी बर्फ की एक पार्ट है, तो काफी सारा बर्फ नीचे रहता है और ऊपर थोड़ा ही, तो थोड़ा जो बर्फ तैरता है उसे चेतन मन कहते हैं, और जो अंदर का बर्फशिला है उसे अचेतन मन कहते हैं। अचेतन मन में चलने वाली बातें किसी न किसी रूप से बाहर आने का प्रयास करती, कभी लिखने में या बोलने की भूल में, तो कभी स्वप्न के तरीके, या तो असामान्य व्यवहार यानी नाखून काटना, पैर हिलाना, एक ही क्रिया बार बार करना, ऐसी मनोविकृतियों के रूप में बाहर आती है। देखो चेतन मन तो हम तुरंत फटफट बोल देते हैं, पर अचेतन मन तो कभी कभी वो बाहर आने की कोशिश करती है। सामान्य व्यवहार या तो पूरे दिन नाखून खाते रहते हैं, या तो पूरे बैठे होते हो तो भी पैर हिलाते रहते हैं, बराबर। और एक ही क्रिया बार बार कुछ काम करते हो तो वो बार बार ही काम करते जाते हैं, बराबर। तो ऐसा अचेतन मन में होता है। उसमें
हमने ए देखा और उसमें हम देखेंगे बी। निम्न अहम यानी आईडी, अहम मानी ईगो और ऊपरी अहम मानी सुपर ईगो, जिसके मन में ईगो होता है वही। फ्रेड ने व्यक्ति के मुख्य 3 उपतंत्र दिखाए गए हैं, निम्न अहम, अहम और ऊपरी अहम। व्यक्ति के व्यवहार का आधार इन 3 उपतंत्रों पर है। निम्न अहम यानी यह मूल वृत्ति पर आधारित है, जो मुख्य सुख के सिद्धांत का अनुसार करता है। निम्न अहम ये सुख के सिद्धांत होते हैं, बराबर, सुख होते हैं उनके ये सिद्धांत होते हैं। इसके मुख्य 2 परस्पर विरोधी मूल वृत्तियां शामिल है, जीने की मूल वृत्तियां और मृत्यु की मूल वृत्तियां। जीवन की मूल वृत्तियां जीवन जीने की संरचनात्मक मूल वृत्तियां है, जो ज्यादातर जातीय यानी सेक्सोलॉजी के साथ जुड़ी होती है, यानी जातीय संबंधों के साथ जुड़ी होती है। जीने की, जिसको लिबिडो या इरोस के नाम से जानी जाती है। जीने की वृत्ति या तो लिबिडो या तो इरोस के नाम से जानी जाती है। मृत्यु की मूल्य वृत्ति अखंडनात्मक वृत्ति है, जिसमें आक्रामकता की मूल्य वृत्ति केंद्र स्थान में होती है। आक्रामकता के 2 रास्ते, बाह्य रास्ता यानी परपीड़ और अंतरराष्ट्रीय यानी स्वपीड़। बाह्य दिशा के आक्रमण की वृत्ति के में व्यक्ति अन्य व्यक्ति को चोट पहुंचाना, मारना, झगड़ना, खून करना जैसी व्यवहार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी देखो, बाह्य रास्ता मानी क्या, मृत्यु है, या तो किसी को मारना, पीटना, खून करना, बराबर, झगड़ा करना, बराबर, तो वो बाह्य रास्ता कहलाता है। और अंदरी यानी आंतरिक रास्ता, जब आक्रामकता की आंतरिक दिशा में व्यक्ति अपने आप नुकसान पहुंचाता है, जैसे कि नाखून काटना, उंगलियों की चमड़ी को काटना आदि, आत्महत्या उसका अत्यंतिक स्वरूप होती है। देखो, उसमें किसी को आंतरिक दिशा में क्या तो नाखून खाते रहते, पूरे दिन नाखून काटते रहते, चलो चमड़ी का या उंगली की चमड़ी खाते, पग की चमड़ी काटते, ऐसे चमड़ी काटना वगैरह, आत्महत्या करना, वही ये आंतरिक दिशा है। अहम, उसमें अहम वास्तविक के साथ जुड़ा हुआ उपतंत्र है। वास्तविक हमारा जो ये अभी का जो वास्तव है उसके साथ जुड़ा होता है। सामान्य तौर से उम्र के साथ बच्चे में निम्न अहम के बाद अहम का विकास होता है। बच्चे होते हैं तो निम्न अहम होता है, उसको ऐसा कुछ पता नहीं चलता है। जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उसको अहम आने लगता है। अहम एक नियंत्रण की भूमिका निभाता है और वह चेतन मन के साथ जुड़ा होता है, क्योंकि चेतन मन जो जिसका मन अचेतन हो उसको अहम कभी भी नहीं आता। नहीं, ऐसा नहीं होता है कि जिसका अचेतन मन हो तो उसको ही अहम नहीं आता। कभी कभी कोई ऐसा व्यक्ति हो कि उसको मन में अहम होता ही नहीं है, पर देखो ज्यादा पैसे होने से, बराबर, अच्छे दिखने से, बराबर, तो उसके अंदर अहम आ जाता है कि मैं बढ़िया दिखती हूँ, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं, तो उसके मन में ईगो बैठ जाता है। तो अपने से नीचे लोग के व्यक्ति को बुलाता ही नहीं है, क्योंकि वो पैसे वाला है, इसीलिए। और वह जीवन और परिस्थिति की वास्तविक को ध्यान में रखकर निम्न अहम मांग को नियंत्रण में रखने का प्रयत्न करता है। ऊपरी अहम आदर्शवाद और नैतिक के साथ जुड़ा होता है। आदर्शवाद और नैतिकता के साथ जुड़ा होता है कि सबका आदर्श करना वगैरह। ऊपरी अहम समाज और संस्कृति के नियमों, आदर्श, रीति रिवाज, मान्यताओं के साथ संबंधित है। देखो, हमारे समाज के नीति नियम, बराबर, रीति रिवाज, उनकी मान्यताओं के साथ ये जुड़ा हुआ होता है कि हम सब हमारे समाज के नीति नियम मानते हैं, बराबर, रीति रिवाज मानते हैं, बराबर, और उनकी मान्यताओं को भी हम समझते हैं, तो उससे विरुद्ध हम कुछ काम करते नहीं है, तो उसे ऊपरी अहम कहते हैं। वो उसके साथ जुड़ा होता है। वह अच्छा, बुरा, योग्य, अयोग्य के बीच की सीमा नैतिक के आधार पर करता है कि अच्छा है, बुरा है, योग्य है, अयोग्य है, उसकी नैतिक। चलो आपकी शादी करवानी हो, बराबर, तो पापा पहले लड़का देखते हैं, लड़का कैसा है, अच्छा है, बुरा है,
वो सब देखते हैं, किसी को पूछते हैं, तो वो इस ऊपरी अहम से जुड़ा होता है। जिस व्यक्ति में अहम का विकास होता है उनमें आंतरिक नियंत्रण की क्षमता बढ़ जाती है और नैतिक गुण बढ़ बनते। फ्रॉइड के मत के निम्न अहम और ऊपरी अहम के बीचों में बार बार संघर्ष होता है और व्यक्ति उसका समाधान प्राप्त न कर पाए तो मनोविकृति की शुरुआत होती है। ये अहम, ऊपरी अहम, निम्न अहम, तो वो व्यक्ति उसका समाधान ना कर पाए तो उसे मनोविकृति की शुरुआत हो जाती है। उसके बाद हम देखेंगे सी, मनोजातीय विकास की अवस्था। उसमें मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग अवस्था, शुष्कावस्था और जिनेन्द्रिय अवस्था शामिल है। फ्रॉइड ने व्यक्तित्व के विकास के लिए मनोजातीय विकास की 5 अवस्थाएं बताई गई है। 5 अवस्था जो मैंने आपको बताई कि ये पांचों की पांचों अवस्था, उसमें पहली अवस्था है मुखावस्था। जन्म से लेकर 2 साल तक की आयु में मुखावस्था कहते हैं। यानी जन्म से मुखावस्था यानी वो छोटा बच्चा 2 साल तक, कभी कोई बच्चा जल्दी बोलने सीख जाता है और कोई बच्चा छोटे से 2 साल के बाद बोलना सीखता है। इसमें बच्चे की कामवासना का मुख्य केंद्र मुख होता है। बालक स्वप्नपान द्वारा खुराक प्राप्त करने का संतोष का अनुभव करते। इस अवस्था में बच्चा चूसने की क्रिया द्वारा और प्रत्येक चीजों को मुंह में रखकर आनंद प्राप्त करता है। मुखावस्था यानी बच्चा होता है, अभी बोलता भी नहीं, और ज्यादातर बच्चे 2 साल तक सब कुछ मुंह में डाल देते हैं, बराबर। यानी उंगली डालते हैं, कुछ प्लास्टिक की या कुछ भी वस्तु। हमें 2 साल के बच्चे को ध्यान रखना पड़ता है, छोटा हो 2 साल तक, क्योंकि कोई वस्तु मुंह में न डाल दे, उसको मुखावस्था कहते हैं। उसके बाद गुदावस्था यानी 2 या 3 साल तक ये अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चे की कामुकता का केंद्र गुदा होता है। बच्चा मलमूत्र विसर्जन की क्रिया के आनंद प्राप्त करता है। इस अवस्था में टॉयलेट ट्रेनिंग देने की शुरुआत होती है और अच्छा स्वच्छता के नियमों सिखाए जाते हैं, जिसे बच्चे को नियंत्रण का अनुभव इसी अवस्था में होता है। देखो छोटा बच्चा ये गुदावस्था मानी क्या 2 से 3 साल के बच्चे होते हैं ना, सुसु करके उसमें ही खेलने लगते हैं, बराबर। तो उसको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है कि उसमें खेलना नहीं चाहिए, बराबर, सुसु टॉयलेट में करनी चाहिए, बराबर। तो वो सब बच्चे को उसके नियम सिखाए जाते हैं। उसके बाद लिंग अवस्था 3 से 6 साल की उम्र में अवस्था देखने को मिलती है। इसमें बच्चे की कामुकता का केंद्र उसका अपना जननांग होता है। इस अवस्था में पुरुष बच्चे में ऑडियंस ग्रंथि यानी पुरुष बालक माता की ओर आकर्षित होता है और स्त्री बालक इलेक्ट्रॉनिक, जिसे स्त्री बालक अपने पिता की ओर आकर्षित होती देखने को मिलते हैं। देखो आप छोटे बच्चे होते हैं, जब उसकी समझ आती है ना, तो लड़का होता है ना, तो ज्यादातर उसकी माता के साथ जोड़ने की कोशिश करता है। ज्यादातर देखना लड़के होंगे ना, उसकी माता का प्यार ज्यादा, माता को ही अपने साथ देखना चाहता हो, उसे बोलता हो और उसके साथ उसका संबंध ज्यादा होता है। और लड़कियां होती हैं तो उसको पिता बहुत अच्छे लगते हैं, उसके पिता के साथ उसको ज्यादातर बनती है। और उसके लड़कियां होती हैं तो पापा पापा करते हैं और लड़के होते हैं तो मम्मा मम्मा करते हैं। उसके बाद सुसुप्तावस्था यानी 6 से 12 साल की उम्र तक ये अवस्था होती है। यहाँ कामुकता का मुख्य केंद्र का विकास नहीं हुआ होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने नए कौशल और काबिलियत के विकास में ज्यादा ध्यान देता है। देखो उसमें 6 से 12 साल तक की उम्र होती है उसके अंदर, और काम नया वस्तु सीखने की कोशिश करता है। काम यानी नई वस्तु सीखने की वो कोशिश करता है। उसके बाद हम आएंगे जनेन्द्रिय अवस्था यानी 13 साल के अवस्था 13 साल लेकर आजीवन रही है।
विजातीय व्यक्ति के साथ संबंध से संतोष और आनंद प्राप्त होता है। 13 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है। 12 साल तक बच्चा कहलाता है, 13 साल के बाद बच्चा बड़ा हो जाता है तो जातीय व्यक्ति संबंधों के साथ वो जुड़ा होता है। फ्रॉइड के मतानुसार इन अवस्थाओं में से किसी भी एक अवस्था में अवरोध पैदा हो तो असामान्य व्यवहार पैदा होता है। उदाहरण, मुखावस्था में अवरोध आने से वयस्क अवस्था में धूम्रपान या मदपान की विकृति व्यक्ति में देखने को मिलती है। देखो, बच्चे को बचपन से यानी मुखावस्था से बचपन से ही बच्चे को हमने उनकी अच्छी टेव नहीं पाड़ी बराबर, तो वो बड़ा होकर व्यसन हो जाता है। आप देखना कि बड़े बड़े लोगों के लड़के लड़की होंगे ना, तो वो व्यसन करते हैं। लड़कियां भी सिगारेट पीती है, बड़े घर के लड़के लड़कियां होती है ना, वो भी सिगारेट, क्योंकि उनकी माता पिता के पास उनके लिए टाइम ही नहीं है। और टाइम नहीं है तो वो लोग क्या लत पे चढ़े जाते हैं। तो ऐसे उनकी फ्रेंड सर्कल होते हैं, तो फ्रेंड सर्कल भी ऐसे होते हैं। आप यूनिवर्सिटी साइड जाओ ना, तो लड़कियां भी सिगारेट पीती है। वो लोग बड़े बड़े घर के गाड़ियों में आते हैं बराबर, वो भी सिगारेट पीती है, लड़के भी सिगारेट पीते हैं, दारू भी पीते हैं। वो यानी वो सब लोग वो करते हैं क्योंकि उनके बचपन से कुछ सिखाया गया नहीं है। उसके बाद हम देखेंगे चिंता और बचाव प्रयुक्तियाँ, चिंता करना और बचाव प्रयुक्तियाँ। फ्रॉइड ने जो मॉडर्न दर्शाया उसमें चिंता और केंद्र स्थान पर रखा है। फ्रॉइड ने मुख्य 3 प्रकार की चिंता दर्शाई है। पहले वास्तविक और वस्तुलक्षी चिंता, और दूसरी मनोविक्षिप्त चिंता। वास्तविक चिंता और वस्तुलक्षी यानी कोई वस्तु द्वारा चिंता बराबर, जो बाह्य वातावरण की चुनौतियों के साथ जुड़ी है, जिसको वस्तुलक्षी चिंता कहते हैं। तो मनोविक्षित चिंता है। उसके बाद हम देखेंगे मनोविक्षित चिंता है। तो इस प्रकार की चिंता के लिए मानसिक संघर्ष और असलामित जिम्मेदार है और अत्यंतिक रूप की होती है। इस प्रकार की चिंता रखने वाले व्यक्ति कभी कभी चिंता के जिम्मेदार कारणों के अनजान हो जाते हैं। देखो, इसकी चिंता यानी मानसिक संघर्ष, यानी उनकी कोई ऐसी चिंता हो तो मगज में चली जाती है, उसके आधार पे सब कुछ भूलने लगते हैं बराबर, उसे मानसिक चिंता कहते हैं। तो वो कभी कभी ऐसी चिंता है जिम्मेदार बन जाती है। तो हम एक चिंता आती है ना, तो मनुष्य पागल जैसा हो जाता है। उसके बाद नैतिक चिंताएं, ऊपरी अहम को ठेस पहुंचे ऐसा कोई भी कार्य करते समय होने वाली चिंता नैतिक चिंता होती है। कोई भी वस्तु करे, किसी को ठेस पहुंचे तो उसे नैतिक चिंता कहते हैं। सामान्य तौर पर व्यक्ति जब वातावरण की चुनौतियों का सामना करते और चिंता में से रास्ता निकालने की कोशिश करता है, किंतु ज्ञान या सक्रिय प्रयत्नों के साथ चिंता को दूर करने में व्यक्ति जब असमर्थ बनता है, तब अज्ञात पूर्वक अपने अहम को सुरक्षित रखने का प्रयत्न करता है। देखो, व्यक्ति को कोई भी चिंता आई, कोई रास्ता निकालने की कोशिश करता है बराबर, चिंता आई तो उसके रास्ता निकालने की वो कोशिश करता है, चिंता से बाहर निकलने की वो कोशिश करता है, किंतु उनके ज्ञान या प्रक्रिया प्रयत्नों के साथ चिंता को दूर करने में व्यक्ति तो वही चिंता वो दूर करने में असमर्थ रहता है, तो उसके अंदर अहम को सुरक्षित रखने का प्रयत्न, वो अपना अहम तो सुरक्षित, वो चिंता तो भले आई पर अपना अहम तो वो सुरक्षित रखेगा ही रखेगा। इस प्रयत्न को फ्रॉइड बचाव युक्ति के रूप में बनाया है। तो इस प्रयत्न को फ्रॉइड ने क्या बनाया कि बचाव युक्ति, हम चिंता तो है फिर भी हम बचने की कोशिश करते हैं। प्रेक्षापण, युक्तिकरण, पीछे हट आदि बचाव युक्ति पद्धतियां हैं, यानी पीछे हट हो जाना,
कोई युक्ति करना, बराबर, वो सब बचाव पक्ष का है। सामान्यतः बचाव प्रयुक्ति का उपयोग हर एक व्यक्ति अपने जीवन में कभी ना कभी उपयोग करता है। कभी कभी हमने आप देखना कि आपने आपसे कुछ गलती हो गई तो पहले आप क्या करेंगे, बचाव पक्ष का प्रायोजन करेंगे, क्योंकि कि हम कैसे बच सकते उसका उपाय हम पहले करेंगे। तो व्यक्ति पहले कभी ना कभी बचाव पक्ष का ही उपयोग करता है और इसका अधिकांश उपयोग सामान्य व्यवहार पैदा करता है। इस तरह फ्रॉइड के इस मॉडल में चेतन, अचेतन, दम, मूलवृत्तियाँ, निम्न अहम, अहम, उच्च अहम, व्यक्ति विकास की मनोजातियाँ, अवस्था, चिंता और बचाव प्रयुक्तियों को शामिल किया गया है। देखो, चिंताओं को भी शामिल किया गया है, उससे बचने का भी, हाँ, उससे कैसे बचे वो भी उसने शामिल किया है। अहम, किसी के मन में ईगो आ जाता है। निम्न यानी वो हमें छोटे बच्चे होते हैं उनको निम्न, उसको कुछ पता चलता नहीं है। और हाँ, उपरियम यानी सुपर ईगो, बराबर, सुपर ईगो यानी किसी के साथ बहुत ज़्यादा पैसे होते हैं और दिखने में बहुत अच्छे होते हैं तो उसको ज़्यादा अहम आ जाता है, बराबर, कि नहीं मैं दिखाई भी बहुत रही हूँ और मेरे पास इतने पैसे, तो वो निचले लोग यानी उससे छोटे यानी मध्यम वर्ग के लोगों को कभी भी बुलाते नहीं है, बराबर, उनको, क्योंकि उनके मन में ईगो है। पर ऐसा कभी रखना नहीं चाहिए। विद्यार्थी मित्रों, ये हमारा इस वीडियो में नैतिक चिंता तक हमारा ये वीडियो खत्म हुआ है और आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में देखेंगे। बेटा, आप लोग ये वीडियो देखो, ओके लिखो और 5वें पार्ट का स्वाध्याय लिख के मेरे को फोटा भेजो। अस्तु।